आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है आपके पास में, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, कुछ समथिंग इस तरीके से है। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आपके पास में सेम है जो प्रीवियस मैंने करवाया है। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 एक बार के लिए देख लेते हैं क्या चीज़ इसमें गिवन है। जे लिमिटेड करके कोई कंपनी है और इनके पास 3 फाइनेंशियल प्लान है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा आपके पास में कि फाइनेंशियल प्लान है, तो सीधी सी बात है कभी ना कभी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी और इसकी वजह से वो फाइनेंशियल प्लान बना लेते हैं। तो फाइनेंशियल प्लान बनाए मतलब कि पैसों की रिक्वायरमेंट होगी इनको। तो सबसे पहले वही दिया है, देखिए कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी राइज 4 लाख रुपीज़, कि टोटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितनी है, 4 लाख रुपए की। इसके लिए ये कंपनी ने 3 फाइनेंशियल प्लान बनाए। तो ये चीज़ तो आपके पास में एकदम से क्लियर है कि 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी ने ये 3 अलग अलग प्लान्स बनाए। बस पूछेगा क्या आपको, वही पूछेगा कि 3 प्लान में से कौन सा बेस्ट प्लान है। तो सीधी सी बात है, जिस प्लान का ईपीएस सबसे ज़्यादा होगा वही बेस्ट प्लान माना जाएगा। सीधी सी बात है। कहते हैं कि सर प्लानिंग की जो इन्फॉर्मेशन वो आपको नीचे गिवन है। ठीक है, कहता है एक्स प्लान के नाम दे रखे, प्लान 1 2 3 ऐसा भी देते हैं, XYZ देते हैं, ABC देते हैं, तो प्लान के नाम तो देते रहते हैं, उसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। कहता है प्लान X, Y और Z, ये 3 प्लान है इनके पास। प्लान X के हिसाब से हम कहते हैं कि इक्विटी ही इशू कर लेंगे 100%, मतलब कि 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, 4 लाख रुपए के लिए इक्विटी ही इशू करेंगे और 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद कहता है कि सर प्लान वाई ऐसा कहना है, प्लान वाई का कहता है 50% इक्विटी से ले लो, मतलब कि टोटल 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, 50% मतलब कि 2 लाख रुपए इक्विटी से ले लो और 2 लाख रुपए डेप से ले लो कहता है। ठीक है, तो आधा आधा कहना चाहता है कि इक्विटी और डेप का आधा आधा कर दो, मतलब कि 2 लाख इक्विटी से 2 लाख डेप से। इसके बाद प्लान नंबर Z क्या कहता है, कहता है 50% इक्विटी से ले लो, मतलब कि 2 लाख रुपए इक्विटी से ले लेंगे और कहता है 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से ले लो। ठीक है, तो प्लान वाई और जेड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्लान वाई जो है वो डेप से लेने के लिए कहता है 50%। ठीक है, और प्लान जेड जो है वो 50% प्रेफरेंस शेयर से लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ पढ़ने में नहीं है, बाकी इनकम स्टेटमेंट में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि डेप पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए नॉर्मली डेप को चीपर शोर्स कहा जाता है। ठीक है, कि नॉर्मली जो कंपनी प्रीफर करती है वो डेप इशू करना ही प्रीफर करती है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ तो चलो थियोरेटिकल है, यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं आपके पास में। तो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्थ 10% है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ आपके पास में 10% है। कहता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10% है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेप्थ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वापस से एक बार बताता हूँ कि सर EBIT EPS एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। नॉर्मली क्या होता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, वापस से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ से इसी वीडियो को देख रहा हो। तो कहते हैं देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं मेरे साथ आप, वहाँ पे आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ डेप्थ जिसे हम शॉर्ट में KD कहते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, इंटरेस्ट 1 - T डिवाइड बाई NP। ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली डिबेंचर के, एक रिडीमेबल और इरिडीमेबल। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा होता तो हम इरिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला पुट कर देते हैं आपके पास में, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड वगैरह कुछ गिवन नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो इरिडीमेबल डिबेंचर है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो नॉर्मली आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला तो यही रहता है। तो इसमें भी आपके पास में स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब तो 10% है, मतलब कि 10% तो ये गिवन है सर, KD। ठीक है, इंटरेस्ट तो सर निकालना है तो 1 - T करेंगे, टैक्स क्वेश्चन में गिवन ही होता है 50%, देखिए यहाँ पे गिवन है। तो कहते हैं यहाँ पे टैक्स की जगह 50% पुट करेंगे। नेट प्रोसीड की जगह कुछ भी आपको नहीं गिवन है, तो मैंने जैसे कि पढ़ाया है कि आपके पास में फेस वैल्यू ले लेते हैं, तो 100 रुपये एज्यूम कर लेंगे और फिर इस तरीके से क्वेश्चन में इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे। गलत नहीं है आप बिल्कुल सही है, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने ये सोचा एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ होती है, जब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा है आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे
जहाँ पे मैंने आपको कहा कि सर यहाँ पे कोई लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आईसीआई बिल्कुल इसी तरीके से करता है, तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका लॉजिक गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आईसीआई ने स्पेसिफिकली कहा है कि जब ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पे वर्ड यूज़ हो कॉस्ट ऑफ डेप्थ, तो इसको आपको इंटरेस्ट रेट मान के ही क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट निकालना नहीं है। मतलब कि इसे ही इंटरेस्ट परसेंटेज मान के कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मार्क करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। किस चैप्टर के अंदर? चैप्टर है आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना। दूसरी बार बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, स्टूडेंट ने वहाँ पे भी फोकस किया होगा, यहाँ पे भी वापस से एक बार फोकस करवाया। क्लियर है आपके पास में? कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे भी सेम आपके पास में जब भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है तो वो केपी का फॉर्मूला पुट करना और ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये ऑलवेज डायरेक्ट उनके परसेंटेज ही गिवन है, बेसिकली उनके ऊपर जो दिए जाने वाली अमाउंट है। फॉर एग्जांपल डेब्ट की बात करें तो इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट का रेट ही गिवन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो डायरेक्ट इस पे डिविडेंड दिया जाता है, तो ये डिविडेंड का रेट ही है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मत करना। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो 10% है, ये डायरेक्ट डिविडेंड का रेट ही है 10%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो चैप्टर पढ़े आप और जहाँ पे फॉर्मूले पढ़े के डी के पी के, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट निकालने की बात आती है, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने की बात आती है, तो ऐसा कोई कैलकुलेशन मत करना। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ये डायरेक्ट रेट गिवन है। इसकी जो सिक्योरिटीज़, इस पे जो अमाउंट दिया जाता है, बेसिकली डेब्ट पे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड, तो ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली रेट ही गिवन है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मत करना, पहले ही बता देता हूँ। आईसीआई का कहना ही यही है, तो हम यही फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और हम यही फॉलो करेंगे। ये चीज़ आपके पास में एग्जैक्टली क्लियर होगी। इसके बाद कहता है टैक्स रेट 50% है और इक्विटी शेयर जो फेस वैल्यू इनकी है, वैसे तो 10 रुपये है फेस वैल्यू, लेकिन कहता है इशू एट अ, थोड़ा सा ऐसे रीड करिएगा, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। तो ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। यहाँ पे कहता है फेस वैल्यू 10 रुपये है और प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे, मतलब कि प्रीमियम 10 रुपये है, तो एग्जैक्टली शेयर का प्राइस कितना हो गया सर? 20 रुपये। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मार्क भी करवाया था आपके पास में। कौन सा क्वेश्चन था एक बार के लिए मैं आपको बता भी दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 ही था, जहाँ पे मैंने 4 था, कौन सा है 4, जहाँ पे मैंने ये वापस से एक बार चीज़ पढ़ाई थी और वहाँ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था कि प्रीमियम का अमाउंट अलग से दिया है, फेस वैल्यू अलग से दिया है, तो शेयर का प्राइस दोनों को मिला के करना है। यहाँ पे 25 था। ठीक है, इस बार इस क्वेश्चन में आपके पास में कितना है? इस बार इस क्वेश्चन में आपके पास में 20 रुपये है, 10 और 10। ठीक है, 20 रुपये आपके पास में शेयर का प्राइस माना जाएगा। क्लियर है? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी डायरेक्टली गिवन है 1 लाख रुपये और कहता है कि तीनों प्लान के हिसाब से आपको क्या चीज़ निकालनी है? आपको निकालना है ईपीएस तीनों प्लान का। अच्छा, डिसीजन कौन सा लेना है, मतलब कि ऐसा कोई कहा नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। अगर पूछा होता तो लास्ट में एक लाइन लिख देते कि जिसका हाईएस्ट ईपीएस है वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ईपीएस निकाल के काम खत्म। इसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। और इन डिफरेंस पॉइंट सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 का सेम क्वेश्चन है। देख लीजिए आपके पास में कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ईयर देखिए और फिर वापस से नवंबर 2020 में ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिपीट होते रहते, तो पास्ट पेपर क्वेश्चन करने के यही फ़ायदे होते हैं आपके पास में, तो ये करने ही चाहिए आपके पास में जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले ईपीएस निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईपीएस पूछा है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। जैसे कि मैं ऑलवेज आपके पास में कहता हूँ, रॉ मटेरियल का मतलब फॉर्मेट तैयार करेंगे और स्टेटमेंट भी लिख देंगे आपके पास में। तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, पॉइंट नंबर 1 का आंसर कहता है कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे, अमाउंट की बाद में बातें। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे ईबीआईटी, जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी मिलेगा, टैक्स माइनस करेंगे ईएटी मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसमें से डिविडेंड आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है।
उसके बाद जितने अल्टरनेटिव होते हैं उतनी कॉलम बनानी होती है, ये मैंने आपको बताया था। कितने अल्टरनेटिव है क्वेश्चन में, कहते हैं 3 अल्टरनेटिव, एक्स वाई और जेड। अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्लान यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसने जो वर्ड यूज़ करा है वही हम वर्ड यूज़ करेंगे। प्लान यूज़ करा है तो प्लान लिखेंगे, अल्टरनेटिव का है तो अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर प्लान, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखेंगे प्लान, और फिर उसमें एक्स वाई और जेड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया, बिल्कुल वैसे तरीके से फॉर्मेट आप प्रिपेयर करेंगे। अब पूरा रॉ मटेरियल तैयार होने के बाद अब अमाउंट पुट करना स्टार्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी से स्टार्ट होता है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, तो सबसे पहले 1 लाख 1 लाख 1 लाख लिख देंगे। देख लीजिए 1 लाख 1 लाख 1 लाख, क्लियर है आपके पास में। उसके बाद इंटरेस्ट, तो बताइए प्लान एक्स मतलब कि प्लान 1 जो आपके पास में है, प्लान एक्स, इसमें क्या कोई इंटरेस्ट बनेगा? आंसर इज नो, क्योंकि 100% आपने इक्विटी इशू करा है। अगर डेप्थ इशू करते तो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता, लेकिन यहाँ पे तो 100% इक्विटी है, मतलब कि 4 लाख रुपए पूरे के पूरे इक्विटी से ही आपने लिए हैं, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट 0। ओके, कहते हैं प्लान नंबर वाई, कहता है प्लान वाई में क्या डेप्थ इशू करा? आंसर इज यस, 50% डेप्थ इशू करा आपने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा? आंसर इज यस बनेगा। कितना? कहते हैं 4 लाख रुपए है, 50% डेप्थ से लिया है, मतलब कि 4 लाख इंटू 50%, मतलब कि 50%, 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना रेट है इंटरेस्ट का? कह रखा है 10% है, डायरेक्टली इसे ही इंटरेस्ट रेट मानेंगे तो कहता है 10% है, तो इंटू 10% मतलब कि 20,000, तो 20,000 इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 0 है, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 है, ठीक है। और प्लान जेड में बताइए कोई डेप्थ है? डेप्थ नहीं है तो इंटरेस्ट 0 रहेगा, ठीक है। डेप्थ है ही नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? तो 0 20,000 0 लिख दीजिए इंटरेस्ट में। कहता है 0 20,000 और 0, बस आंसर निकालिए इंटरेस्ट माइनस करके। यहाँ पे तो 1 लाख ही रहेगा, यहाँ पे 80,000 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 लाख ही रहेगा। ईबीटी आपको मिल गया। अब टैक्स माइनस करना है। टैक्स का रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें कोई एज्यूम नहीं करना। कहते हैं टैक्स का रेट कितना है? 50%। तो बस टैक्स का रेट गिवन है, टैक्स माइनस करिए और आंसर निकालिए। कहता है टैक्स माइनस कर दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा। क्लियर है आपके पास में एकदम से। अब बात करते हैं क्या होता है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, उसके बाद आपको मिलता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करिए। क्या प्लान एक्स में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होगा? आंसर इज नो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करें। प्लान वाई में भी कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, क्योंकि प्लान वाई में भी हमने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन प्लान जेड में आपने 50% प्रेफरेंस शेयर से लिया है। 50% मतलब कि टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 4 लाख रुपए, उसका 50% मतलब कि 2 लाख रुपीज़। कहता है 2 लाख रुपीज़ पे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट कितना है? कहते हैं क्वेश्चन ने 10% दिया, तो इसका 10% कर दो, मतलब कि 20,000। तो प्लान एक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 0 है, प्लान वाई में भी 0 है, और प्लान जेड में 20,000 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना बनेगा। तो ये लीजिए, काम हो गया आपके पास में, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। कहता है 0 0 20,000, ख़त्म। माइनस करके आंसर निकाल लीजिए आफ्टर आपके पास में अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है। अर्निंग फॉर इक्विटी आपने निकाल लिया। बस अब डिवाइड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर करना है, आपको ईपीएस मिल जाएगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है, ईपीएस मिल जाएगा। बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात है, इक्विटी का अमाउंट डिवाइड बाय पर शेयर वैल्यू कर देंगे, आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। यहाँ पे इक्विटी का अमाउंट कितना है? कहते हैं 100%, मतलब कि 4 लाख रुपये इंटू 100%, पूरे के पूरे 4 लाख रुपये। कहता है 4 लाख रुपए डिवाइड बाय शेयर का प्राइस, पर शेयर का प्राइस। तो पर शेयर प्राइस कितना है? कहता है 100 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये फेस वैल्यू बेसिकली, और 10 रुपये प्रीमियम के हिसाब से इशू करा है, तो 20 रुपये में इशू करा है। तो पर शेयर वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपये। तो 4 लाख रुपये डिवाइड बाई 20 तो कितना हो गया? 4 लाख डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास में आ जाता है नंबर ऑफ शेयर 20,000 शेयर्स। लीजिए, तो प्लान एक्स में आपको नंबर ऑफ शेयर मिल गया। उसी तरीके से प्लान वाई में भी निकाल लेते हैं। कहते हैं कितना इक्विटी है? 50% है इस बार, तो कहता है 4 लाख इंटू 50%, 4 लाख इंटू 50%, मतलब कि 2 लाख रुपीज़, डिवाइड बाई पर शेयर वैल्यू। तो पर शेयर वैल्यू कितनी है? 20 रुपये, तो डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे कहता है 10,000 शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे 20,000 शेयर्स,
यहाँ पे 10,000 शेयर्स। प्लान जेड की बात करें तो वहाँ पे भी 50% इशू करा है, मतलब कि 4 लाख का 50%, मतलब कि 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए डिवाइड बाई पर शेयर वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे भी 10,000, तो कितना आ गया आपके पास में 20,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, ठीक है, और यहाँ पे भी 10,000 शेयर्स, तो 20 10 10 इससे डिवाइड कर देंगे आपके पास में, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर मिल गए 20 10 10 शेयर से आपके पास में डिवाइड कर देंगे, ईपीएस आपको मिल जाएगा। हालांकि इसने पूछा नहीं है कि आपको बेहतर कौन सा है वो प्लान बताना है, अगर पूछा होता तो बता देते कि सबसे ज़्यादा ईपीएस कहाँ पे मिल रहा है, प्लान वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख देते कि हाईएस्ट ईपीएस इज इन प्लान वाई, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछा नहीं है इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा होता तो बता देते। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद ही उसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 4 करवाया मैंने उसी तरीके से। तो कहते हैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इन लोगों ने लिखा है, हाँ लिखा है, चलो ठीक है। फॉर्मूला इन लोगों ने जैसा भी लिखा हमने लिखवा है वैसे ही लिखेंगे, ये कैंसिल कर दीजिए, इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे ये भी वही फॉर्मूला है, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। कहता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिखेंगे EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, और जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है, ठीक है। आप अगर फॉर्मेट में देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपके पास में देखते हैं, ठीक है, वो बिफोर टैक्स होता है, टैक्स से पहले हो जाता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करें तो वो आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है, आफ्टर टैक्स होता है बेसिकली। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को यहाँ पे कहा गया है कि सर फॉर्मूले में आपके पास में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो प्री टैक्स होना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स होता है, तो उसे कहता है कि डिवाइड बाई कर देना 1 माइनस टैक्स से, ठीक है। तो PD डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी करवाया था, और बिल्कुल ये सही सेम क्वेश्चन था आपके पास में। ये देखिए कहता है EBIT किस तरीके से, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टी। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लान है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही थे, तो यहाँ पे तीनों का आंसर दे देंगे। कहता है प्लान नंबर X, प्लान नंबर Y और प्लान नंबर Z, ठीक है। अब बताइए प्लान नंबर X में प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट कितना है, सर प्लान नंबर X में इंटरेस्ट भी नहीं है और प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे भी 0 है, तो क्या यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा, आंसर इज़ नो, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा 0। ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर, ठीक है। इसके बाद प्लान वाई में देखते हैं इंटरेस्ट कितना है और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, बताइए। कहता है इंटरेस्ट 20,000 है और प्रेफरेंस डिविडेंड देखे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की जगह 20,000 पुट कर दो और प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 0, तो कहता है इंटरेस्ट की जगह 20,000, प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 0 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 20,000 रुपये, देख लीजिए 20,000। क्लियर है आपके पास में। इसके बाद प्लान जेड में बात करते हैं इंटरेस्ट, और बताइए इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, तो कहता है प्लान जेड में इंटरेस्ट नहीं है, 0 है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है 20,000 रुपये का, ठीक है। तो इंटरेस्ट की जगह 0 और प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 20,000 पुट कर देंगे। तो देखिए इंटरेस्ट की जगह 0 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 20,000, तो कहता है 20,000 यहाँ पे रख देंगे, और कहते हैं डिवाइड बाई कर देंगे आपके पास में 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है, टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना था आपके पास में 50%, तो टैक्स 50% है, ठीक है। एक बार कोई क्वेश्चन में देखते हैं 50% आपके पास में टैक्स रेट है, ठीक है। तो टैक्स रेट 50% है, बेसिकली 50% से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस 50%, मतलब कि 50% ही रहेगा। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा 0 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 50%, कर लो आंसर। कहता है 20,000 डिवाइड बाई 50%, आंसर कितना आ गया 40,000, देख लीजिए 40,000। क्लियर है आपके पास में, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपको पूछा है कि इन डिफरेंस पॉइंट निकालिए। कहता है बिटवीन प्लान एंड इंडिकेट करिए कौन सा प्लान आपके पास में डोमिनेट करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन नंबर 4 में तो 2 ही आपके पास में प्लान थे, तो 2 के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लिया, लेकिन जब 3 प्लान होते तब दिक्कत आती है, क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट का हिसाब से सिर्फ और सिर्फ केवल एक टाइम पे 2 प्लान को ही हम
चेक कर सकते हैं, इन डिफरेंस पॉइंट के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है EPS इज इक्वल टू EPS। दो प्लान को ही यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एक टाइम पे। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे करते हैं इस तरीके से, देखिए एक टाइम पे दो ही प्लान होते हैं, तो हम एक काम करते हैं X एंड Y को ले लेते हैं, इसके बाद Y एंड Z को ले लेंगे, और इसके बाद X एंड Z को ले लेंगे। तो टोटल 3 फॉर्मूले आपके पास में बन जाएंगे, 3 बेसिकली कैलकुलेशन बन जाएगी। फॉर्मूला तो एक ही बार पुट करना है, ठीक है। तो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे करवाया था बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे करवाया था सबसे पहले एक फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे X एंड Y का कैलकुलेशन, Y एंड Z का कैलकुलेशन और X एंड Z का कैलकुलेशन, तीनों का कैलकुलेशन करके इन डिफरेंस पॉइंट तीनों के हिसाब से निकलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इन डिफरेंस पॉइंट निकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 प्लान है। 2 प्लान होता तो एक ही इन डिफरेंस पॉइंट निकल जाता, क्योंकि दोनों की कंपैरिजन एक बार में हो जाती। दिक्कत वाली बात ये होती है कि 3 प्लान है तो 3 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा फॉर्मूला पुट करेंगे, इन लोगों ने लिखा है नहीं लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखना है। क्या फॉर्मूला होता है, इन डिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू आपके पास में EBIT, ठीक है, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, ब्रैकेट ख़त्म, इसके बाद टैक्स माइनस करते हैं, पूरा बिग ब्रैकेट आपके पास में ख़त्म, और इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं और डिवाइड बाय आपके पास में क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू वापस यही सेम चीज़ आपके पास में, ठीक है, कि EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे माइनस टैक्स करेंगे, बड़ा ब्रैकेट ओवर, और आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद एक एक करके कैलकुलेशन बताएंगे। सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है X एंड Y, ठीक है, इन लोगों ने X एंड Y का सबसे पहले दिखाया है, आप X एंड Z का दिखा दीजिए। बेसिकली तीनों दिखाने हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं, किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करिए आपके पास में। तो X एंड Y का कैलकुलेशन अगर हम देखें तो बताइए X में आपके पास में इन डिफरेंस पॉइंट तो निकालने के लिए कहा है, इसलिए EBIT की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, EBIT की जगह EBIT रहेगा। देखिए EBIT की जगह EBIT ही पुट करना है, क्योंकि EBIT तो निकालना है इन डिफरेंस से, तो EBIT की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करना। क्लियर है आपके पास में, तो ये चीज़ आपके पास में ठीक है। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन पुट कर दो। बताइए ये प्लान X के लिए कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पे Y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो प्लान X में बताइए इंटरेस्ट कितना है, प्लान X में इंटरेस्ट तो है ही नहीं, इंटरेस्ट की जगह तो 0 है, तो इंटरेस्ट तो है ही नहीं आपके पास में, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो EBIT माइनस 0 मतलब कि EBIT ही रहेगा, देखिए यहाँ पे EBIT लिखा है। उसके बाद टैक्स कितना है, 50%, तो यहाँ पे 50% डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर 1 माइनस 50% भी लिख सकते हैं, मतलब कि 50% ही रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज माइनस करिए या फिर 50%, दोनों अवेलेबल है। क्लियर है आपके पास में। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 0 पुट कर देंगे, माइनस आपके पास में 0 तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इतना ऊपर रहेगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 शेयर्स, ठीक है, तो 20,000 शेयर्स पुट कर देंगे। क्लियर है आपके पास में। इसके बाद सामने की जगह पुट करते हैं, कहता है प्लान Y में बताइए इंटरेस्ट कितना है, कहता है 20,000, इंटरेस्ट कितना है 20,000, तो 20,000 वैल्यू पुट करेंगे, 50% टैक्स है, 10,000 शेयर्स है। अब जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड करा था कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ऑलवेज आपको सबसे पहले बेस का काम खत्म करना है, बेस का काम खत्म करिए सबसे पहले। सॉल्व करने की ऑलवेज एक ही ट्रिक रखिए, ऐसे ही जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया, बिल्कुल वैसे ही। कहता है कि सबसे पहले बेस का काम खत्म करो, यहाँ पे कहाँ पे 10,000 और 20,000, मतलब कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपके पास में, बस ऊपर फिर आपके पास में पहले सॉल्व कर दो। EBIT माइनस 50% मतलब कि 0.1 EBIT माइनस 50% मतलब कि 0.5 EBIT, और यहाँ पे 50% दोनों में से माइनस करने हैं, तो 1 EBIT में से 50% माइनस करेंगे तो आपके पास में 0.5 EBIT आएगा, और 20,000 में से 50% माइनस करोगे तो 10,000 आएगा। फिर ये 2 जो है वो सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 EBIT इंटू 2 तो 1 EBIT हो जाएगा, और 10,000 इंटू 2 मतलब कि 20,000 हो जाएगा। इन लोगों ने डायरेक्ट सोल्व किया, ठीक है, लेकिन हमने जो तरीका बताया एक ही तरीका ऑलवेज फॉलो करिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने करवाया। तो यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट निकल के आ गया 40,000 आपके पास में, ठीक है। उसी तरीके से प्लान X और Z की कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, उसमें 80,000 आ रहा है।
और प्लान वाई और जेड की कैलकुलेशन कर लो, उसमें आपके पास में कितना आ रहा है, उसमें नहीं आंसर आ रहा है। इन दोनों में EBIT निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन प्लान वाई और जेड में अगर देखें तो दोनों साइड इक्वल अमाउंट आपके पास में आ जाता है EBIT का, मतलब कि EBIT बचता ही नहीं। आप देखिए EBIT से EBIT चला जाएगा आपके पास में, कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं EBIT तो निकल ही नहीं। तो जब ऐसा होता है कि दोनों साइड आपके पास में EBIT से EBIT कट होता है, ठीक है, मतलब कि कुछ बचता ही नहीं आपके पास में, बचा तो सिर्फ ये अमाउंट, EBIT तो बचा ही नहीं, मतलब कि EBIT तो निकाल ही नहीं पाए आपके पास में। तो जब ऐसा होता है कि किसी दो प्लान की कंपैरिजन कर रहे हैं इन डिफरेंस पॉइंट से, और EBIT आपके पास में आमने सामने कट हो गया, ज़ीरो हो गया, तो कहते हैं हम वहाँ पे लिख के आते हैं कि आपके पास में इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है इन दोनों प्लान के अंदर, वाई और जेड में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, ये लिख के आएंगे। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? इसमें कोई इंडिफरेंस है ही नहीं आपके पास में। तो अब पूछा था कि सर डोमिनेंट कौन करेगा, एनालिसिस हम बता देंगे या फिर रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस, कुछ भी लिख सकते हैं, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, एडवाइस। कहता है डोमिनेंट कौन करेगा, तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा मतलब समझिए। कहते हैं कि EBIT अगर आपके पास में 40,000 है, तो कहते हैं EBIT 40,000 है तो X लीजिए या फिर Y लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने वहाँ पे भी आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वापस से एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज़ मैंने लिखवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं पूछा था क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं पूछा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूछा था, वहाँ पे मैंने समझाया था। कहता है कि जो भी EBIT निकल के आया इन डिफरेंस से, कहता है अपना एक्सपेक्टेड EBIT उससे कम है, तो जहाँ पे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम होता है वो सिलेक्ट करना है। बेसिकली मैंने ये FM समरी में भी आपको करवाया था, FM समरी बुक में मैंने करवाया। ये PDF तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है आपको, ठीक है, आपके पास में होगी ये PDF। ओके, ये मैंने नोट्स आपको लिखवाई है, बेसिकली आपने लिखे हुए होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने जो लेक्चर आपके पास में लिए थे, उसी लेक्चर में मैंने ये चीज़ लिखवाई थी, जहाँ पे ये चीज़ मैंने कहा था कि अगर एक्सपेक्टेड EBIT, मतलब कि आपका EBIT, एक्सपेक्टेड EBIT को मैं समझने के लिए ऑलवेज यही कहता हूँ कि आपका EBIT मान के चलना है, और इन डिफरेंस पॉइंट से निकला है EBIT, ये दोनों की कंपेरिजन करनी होती है। कहता है एक्सपेक्टेड EBIT आपका कम है, ठीक है, मतलब कि आप नॉर्मल जो EBIT कमाना चाहिए था उससे कम कमा रहे हैं, तो कहता है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम है वो आप प्लान सिलेक्ट करिएगा। अगर दोनों इक्वल है तो कोई भी प्लान सिलेक्ट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ज़्यादा कमा रहे हैं, EBIT से मान लीजिए 20,000 कमाना था और आप कमा रहे हैं 30,000, तो बहुत बढ़िया, ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कहता है तो हायर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आप फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एक ही होता है, इंटरेस्ट आपके पास में, तो जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे जा सकते हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता था क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता था। कहता है कि एडवाइस करिए, तो एडवाइस हम वही कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे तो 40,000 रुपीज़ से अगर आपका कम EBIT है, मतलब कि ये तो इंडिफरेंस पॉइंट का EBIT, अगर आपका एक्सपेक्टेड EBIT 40,000 से कम है तो कहाँ पे जाएंगे? सीधी सी बात है, जहाँ पे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है, तो X के अंदर तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वहाँ पे जाना चाहिए। तो अगर कम है तो X पे जाइए, ज़्यादा है तो कहाँ पे जाएँ? Y पे। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए, कहता है 80,000 है। अगर आपका एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 से कम है तो कहाँ पे जाना चाहिए? जहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं X के अंदर, तो कहते हैं 80,000 से कम है तो X के अंदर जाइए, 80,000 से ज़्यादा है तो Z के अंदर। तो इसका दोनों का निष्कर्ष क्या निकल के आता है? कहते हैं कि 40,000 से कम है ना EBIT, यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं 40,000 का एक बना, कहते हैं 40,000 से कम है तो X पे जाइए, 40,000 से ज़्यादा है तो कहते हैं किस पे जाइए? Y पे। ये पहले का कहना था। इसके बाद यहाँ पे कहता है 80,000 से कम है तो X पे जाइए, ठीक है, X पे जाइए, और 80,000 से ज़्यादा है तो Z पे जाइए, ऐसा कुछ है। तो इन दोनों से आपको एनालिसिस करके आंसर निकालना है और एक आंसर देना है। कहता है कि सीधी सी बात है, देखिए 80,000 से कम है लेकिन ऊपर का और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है X को, कहता है 40,000 से भी कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 40,000 से आपका अगर एक्सपेक्टेड EBIT कम है, 40,000 से भी कम है, ठीक है, तो 40,000 से भी आपका एक्सपेक्टेड EBIT कम है, ओके। तो यहाँ पे वर्ड में ही लिखिए कि लेस देन आपके पास में
वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। लेस देन अगर 40,000 है तो एक्स पे जाइए। कहते हैं 40,000 से तो ज़्यादा है, ठीक है, 40,000 से तो अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन कहता है कि 80,000 से कम है, 80,000 से कम है आपके पास में, तो 80,000 से आपके पास में लेस देन 80,000 इस तरीके से ही लिखिए। तो कहते हैं तो वाई पे जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। देखिए 40,000 से कम है तो एक्स पे जाइए, कहता है 40,000 से ज़्यादा है तो वाई पे जाइए। कहता है 40,000 से ज़्यादा है तो वाई पे जाइए, लेकिन कहाँ तक, 80,000 तक। क्यों? क्योंकि 80,000 से ज़्यादा रहा तो जेड पे चले जाना, ठीक है। तो कहता है 80,000 से अगर आपके पास में ज़्यादा रहा आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी तो वाई पे तो सॉरी जेड पे चले जाना, ठीक है। ये दोनों के हिसाब से आंसर निकल गया। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरे में तो कोई ईबीआईटी निकला ही नहीं बेसिकली, ठीक है, तीसरे में कोई ईबीआईटी आपके पास में नहीं निकला। तो तीसरे का एनालिसिस क्या करेंगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। देखिए जब कोई ईबीआईटी नहीं निकलता तो हम यहाँ पे ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं और लिख देते हैं कि नो इन डिफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे डोमिनेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, देखिए जिसका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगा वो ऑलवेज डोमिनेट करेगा। ऐसे केस में, ऐसे केस जहाँ पे नो इंडिफरेंस पॉइंट है तो वहाँ पे ऑलवेज आपको फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट देखना है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कितना है, तो कहता है यहाँ पे आपके पास में 20,000 आपके पास में इंटरेस्ट था और यहाँ पे इंटरेस्ट आपके पास में नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में आपके पास में देखे तो 20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है, फाइनेंशियल कॉस्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है नॉर्मली इंटरेस्ट, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का बेसिकली पॉइंट होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी फाइनेंशियल कॉस्ट ही माना जाता है, सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि 20,000 है 20,000 है, दोनों तरफ 20,000 20,000 है, तो क्या सर इक्वल हो गया? आंसर इज नो। जब कंपैरिजन इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की होती है तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो टैक्स माइनस करने के बाद अमाउंट निकलेगा, मतलब कि 10,000। और यहाँ पे तो कोई टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं, यहाँ पे तो 20,000 का ही खर्चा। तो अल्टीमेटली आप देखें तो यहाँ पे कम कॉस्ट कहाँ पे है, प्लान नंबर वाई के अंदर, प्लान नंबर जेड के अंदर ज़्यादा कॉस्ट है। तो कहता है प्लान नंबर वाई ऑलवेज डोमिनेट करेगा आपके पास में, ठीक है। इट कैन बी सीन डेट फाइनेंशियल जो प्रपोजल आपके पास में या फिर फाइनेंशियल प्लान जो है वाई वो डोमिनेट करेगा प्लान जेड को। क्यों? क्योंकि आपके पास में देख ही सकते हैं कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है आपके पास में प्लान वाई के अंदर कम है, प्लान जेड के अंदर ज़्यादा है 20,000 आपके पास में, इसलिए, ठीक है। ये चीज़ भी हम लिख के आएंगे, ये चीज़ मैंने जो लिखवाई ये चीज़ भी एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है देख लेते एक बार के लिए, नहीं लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे लिख के आएंगे कि अगर 40,000 से लेस देन है आपके पास में तो क्या आपके पास में सिलेक्ट करेंगे एक्स, 40,000 से ज़्यादा है लेकिन 80,000 से कम है तो वाई, और आपके पास में 80,000 से ज़्यादा है तो जेड आपके पास में सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। चलिए ये चीज़ भी आपके पास में क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे देखिए आंसर में इतना ही ज़रूरी है, जो मैंने लिखवा है वो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि आईसीए इसे फॉलो नहीं कर रहा, आईसीए सिंपली जो नो इंडिफरेंस पॉइंट है उसको ही बेसिकली लेके चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ लिख के आइए तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास में प्रेजेंटेशन बनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे हम, ठीक है।